अंधेरा इस वक्त काफी था। एक वार्ड में से एकदम शांति थी। बेड पर लेटा हुआ देव अब उठा। उसको ऐसा लगा उसके सामने कोई था। उसने जैसे ही वो साया देखा उसके मुंह से निकला, वंशिका, मेरी वंशु डॉट। वो साया अब दूर होता नजर आया, जो देखकर वो अब बेड से उठा। उसने अब खिड़की के पास कदम बढ़ाए और एकदम ही चीखा, अशीति, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ डॉट। इतना कहकर वो अब हंस सब दिया। वो अब भी एकदम बौखलाई सी हंस रहा था। बॉस, मेरी नजर है उस पर, वो अब भी वही है, वरद ने गंभीरता भरी आवाज में अगस्त्य की तरफ देखकर कहा। अगस्त्य के फेस पर भी अब गंभीरता सी उतर आई। उसने गर्दन हिलाई। उसके फेस पर बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखकर वरद को कुछ अजीब लगा। उसने एक बार फिर से पूछा, बॉस सब ठीक है? देव पर नजर बनाए रखो, उसे इतने हल्के में नहीं ले सकते, अगस्त्य ने गंभीरता से भरी आवाज में कहा। वरद ने भी हामी भरी। वो उससे कुछ पूछना चाहा पर अगस्त्य भला कब अपनी बात बताता है। अब भी यही हुआ। मेरी नजर रहेगी उस पर, अगर वो नाटक कर रहा है तो भी हमारी नजर से बच नहीं पाएगा। वरद की गंभीरता भरी आवाज सुनकर अगस्त्य ने गर्दन हिलाई। कुछ ही देर बाद अब वरद निकल गया। अगस्त्य के चेहरे पर एकदम गंभीरता नजर आ रही थी। महक घर आई। सुधा जी को हॉल में देखकर वो उनके पास ही बैठ गई। कैसा रहा तेरा आज का दिन? सुधा जी ने एकदम प्यार से पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा। किचन से कुछ आवाज आई, जो सुनकर महक ने सुधा जी से पूछा, किचन में इस वक्त कौन है? तेरा पति डॉट। सुधा जी का जवाब सुनकर महक का एकदम ही मुंह बना। आपका बेटा भी है ना? उसकी बात सुनकर सुधा जी हल्का सा हंस दी। है तो, पर अभी मेरे बेटे को अपनी बीवी का फेवरेट खाना बनाना था तो हुआ ना तेरा पति। सुधा जी इतना बोलकर हंस पड़ी। महक जरूर हैरान हुई। उसने अब सुधा जी को हंसता हुआ देखकर कहा, वैसे आपका बेटा खाना ठीक ठाक बना लेता है। ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा, कबीर की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही महक की नजर उस पर गई, जिसे देखते ही उसने अब अपनी नजरें फेर ली। कबीर मुस्कुराते हुए उनके बीच आया। उसने अपनी माँ को चाय का कप देकर कहा, माँ जरा देखना चाय बेकार बनी है क्या? नहीं तो, सुधा जी ने एक घूंट मुंह में भरते ही कहा। महक ने कबीर को फिर से घूर कर देखा तो उसने कप आगे किया। वो उसे अब भी उसी तरह से देख रहा थी। अच्छा सॉरी, कबीर ने कहा, जो देखकर सुधा जी मुस्कुराई। महक ने तेज नजरों से उसे घूरा और अब चाय का कप लेकर वो उठकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। देखा आपने, फिर कहती हो जल्दी माफ कर देती है, इतना मुंह फुलाकर बैठी है, कबीर ने किसी बच्चे की तरह नाराजगी से कहा। सुधा जी ने उसे आंख दिखाई, तो काम करता है ना ऐसे डॉट। हमेशा का हो गया है, वादा करेगा और फिर लास्ट में तेरा काम। नालायक कही का, वो तो मुंह फुलाकर ही बैठी है, मेरा तो मन कर रहा है लगा दूं तुझे दो चार। सुधा जी ने उल्टा उसे ही सुनाया, जिस वजह से कबीर चिढ़ सा गया। उसने अपनी माँ को इस तरह से महक का सपोर्ट करते देखकर मन ही मन में कहा, तभी तो इतना और नाटक करती है, पता है माँ तो है ही साथ। नविका अब चीकू के आने के बाद से थोड़ी तो खुश थी। वो अभी उसे खाना खिला रही थी। चीकू उसके हाथ से खाना जरूर खा, पर ध्यान मोक्ष के ऊपर था। दीदी जीजू कहाँ है? वो कब आएंगे? इतनी देर में? वो कितनी देर से ये बात पूछ चुका था। नविका को समझ ही नहीं आया वो क्या जवाब दे, क्योंकि मोक्ष अब उसको कुछ बताता ही कहाँ था, ना ही वो कुछ कहकर जाता था। आ जाएंगे बेटू। आएंगे तो, नविका ने इतना कहा था, तभी चीकू की नजर मोक्ष पर पड़ी। वो उसे देखते ही खुश हुआ, जीजू आ गए। नविका ने ये सुना तो अब नजर दूसरी तरफ हुई। सामने मोक्ष को देखते ही उसके चेहरे पर भाव कुछ बदले। आप तो यहाँ आते ही जिद करने लगे, खाना खाओ पहले फिर मैं आता हूँ ओके, मोक्ष ने नरमी और बेहद प्यार से कहा। चीकू बच्चा था जो उसके प्यार को बहुत अच्छे से समझता था। उसने तुरंत हामी भरी तो मोक्ष भी उसका गाल छूकर वहां से चला गया। नविका उसको जाते हुए देखती रह गई और उसकी नजर चीकू पर आई। वो बच्चा किसी से भी जल्दी घुलता मिलता नहीं था, लेकिन आज उसके साथ वो बहुत खुश नजर आता था। देखा, मैंने कहा था ना दीदी जीजू आ जाएंगे,
मोक्ष के बारे में वो माफी खुलकर और खुश होकर बता रहा था। नविका ने उसके गाल चूम लिया। हाँ चलो अब आप खाना खाओ। वो चीकू को खाना खिलाने लगी थी पर दिमाग में मोक्ष की बातें चल रही थी। उस इंसान को समझ पाना उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। कभी लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा है, कभी लगता है नहीं मैं सही समझ रही हूँ, तुम मुझे समझ नहीं आ रहे हो और जो तुमने किया है उसके बाद मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ कि तुमने मेरे चीकू का बहुत ख्याल रखा है, वो मन में बोली। आज पहली बार मोक्ष के बारे में सोचते समय उसके चेहरे पर नफरत नहीं नजर आई थी। अशीति को बैग पैक करते हुए देखकर अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। वो कल अपने घर जाने वाली थी और न जाने क्यों ये सोच सोच कर को कुछ परेशान हो रहा था। उसके मन में कोई बात अटकी हुई थी। तुम सच में जा रही हो? अगस्त्य ने पूछा तो अशीति ने उसे नासमझी से देखने के बाद कहा, क्या हो गया आपको? कितनी बार पूछ चुके हैं, भाई की शादी है मेरे। पर तुमने पहले तो कहा था काफी बाद में होगी, अब अचानक से जल्दी क्यों? उसने फिर से सवाल पूछा जो सुनकर अशीति के होठों पर अब एक मुस्कुराहट आ गई। उसे लग रहा था उसको जाने देने का अगस्त्य को मन नहीं था। मैं ना जल्दी आ जाऊंगी पक्का। अशीति ने कहा तो अगस्त्य ने होले से गर्दन हिलाई पर उसके मन की जो बेचैनी थी वो अब तक गई थी। मयूर की शादी पहले देर से होने वाली थी पर फिर सब सेटल है तो इसलिए फाइनल कर दिया, अशीति ने बताया। अगस्त्य ने एक बार फिर से गर्दन हिलाई। ओके बस ध्यान रखना अपना पूरा। और मैं ना पक्का बहुत जल्दी आ जाऊंगी। अगस्त्य ने हामी भरकर आहिस्ता से उसके माथे पर किस किया। अशीति का बैग एक तरफ रखकर वो उसे लेकर बेड पर आया। कबीर अपने कमरे में आया। उसे देखते ही महक ने अपना चेहरा फेर लिया जो देखकर उसका मुंह बन गया। वो अपने में बुदबुदाया, आज से पहले इतनी खतरनाक मुझे कभी नहीं लगी। कबीर ने अब कमरे का दरवाजा बंद किया और सीधा बेड की तरफ बढ़ने लगा। महक उसे बेड की तरफ आता देखकर चिढ़ने लगी। उसने कुशन उठाकर सीधा उसके मुंह पर मारा, यहाँ जगह नहीं है यार, तुम भी ना मेरे बेड पर। कबीर ने इतना कहा ही था कि महक ने उसे एकदम ही बुरी तरह से घूरा तो कबीर अपने आप ही चुप हो गया। अच्छा ना महक यार, सच में सडनली। कबीर ने बोलने की कोशिश की पर अपने कान पर हाथ रखकर वो दूसरी तरफ करवट बदलकर लेट गई। बाप रे, मुझे नहीं पता था इस लड़की को इतना गुस्सा भी आता है, कबीर मन ही मन में बुदबुदाया। उसने महक की तरफ देखा और अब आखिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ ही गया। रूहिका बालकनी में इस वक्त अकेली बैठी हुई थी। चेहरे पर एकदम शांति नजर आ रही थी और वो पूरी तरह से चुप था। वरद ने आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भरा। वरद प्लीज। उसने धीमी सी आवाज में कहा। उसके इतना कहते ही वरद ने उसकी ओर देखा। रूहिका के शांत चेहरे पर आई गंभीरता देखकर उसने पूछा, कोई प्रॉब्लम है? रूहिका के चेहरे पर आई गंभीरता के साथ साथ एक हिचक अब नजर आने लगी। वरद नासमझी से उसे देख रहा था, तभी उसने कुछ कहा जो सुनकर वरद उसकी तरफ आंखें फाड़े देख रहा था। ऐसे मत देखो, सही बोल रही हूँ, निवेदिता ने बताया है मुझे, उसने रिया से बात की थी, अशीति के बिल्कुल सेम लगती है। वंशिका कुछ कनेक्शन भी हो सकता है, इवन निवेदिता को तो लग रहा है अशीति की वंशिका है। रूहिका ने पूरी बात कही। उसकी बात वरद की गंभीरता को भी अब एकदम ही बढ़ा गई। वो कंफ्यूज सा नजर आ रहा था। रूहिका ने पलटकर उसके सीने पर हाथ रखा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता निवेदिता की बात ठीक हो सकती है? देव बहुत ज्यादा प्यार करता था अपनी बीवी से, वो अशीति के पीछे ऐसे ही पागल नहीं है। वरद भी चुप हो गया। उसकी बात सुनकर वो भी अब सोच में पड़ गया। बात तो सही है, बॉस को वैसे भी यकीन नहीं है कि वो पागल है अब भी। वही निवेदिता बोल रही थी ना, उसे भी लगता है देव बहुत शातिर है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वरद ने रूहिका का हाथ पकड़कर उसे अपने से लगाया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। रूहिका ने मुस्कुराते उसके सीने से सर लगाया। वो बहुत ही आहिस्ता से बोली, निवेदिता की बात गलत नहीं है, तुम एक बार देखो। अगस्त्य को पहले ही बता देना ताकि वो प्रिपेयर रहे। वैसे भी वो देव पागल है, कुछ भी कर सकता है। वरद ने गंभीरता से जवाब दिया। कबीर महक को देख रहा था जो दूसरी तरफ करवट करके लेटी थी।
वो बेड पर आकर दूसरी तरफ बैठा। उसकी नज़र महक पर थी। महक, सॉरी ना यार, कबीर ने धीरे से कहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वो अब उसके करीब होकर लेटा और उसे पीछे से अपनी आगोश में भरकर उसने उसके गर्दन के करीब अपने होंठ लगाकर धीमी आवाज में कहा, कुछ ज्यादा ही नाराज नहीं हो गई हो तुम? महक जाग रही थी। उसने उसके हाथ को अपने पेट से हटाना चाहा तो कबीर ने पकड़ मजबूत कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। छोड़ो मुझे डॉट। महक की आवाज नाराजगी से भर गई। उसने कबीर को देखा तक नहीं था। कबीर उसके करीब ही था। उसके गले पर अपने होंठ रखे वो उसके कान के पास बोला, अच्छा ना सच्ची वाला सॉरी। महक का मुंह बना। कबीर उसी तरह से उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, अब बस भी करो ना यार डॉट। सच्ची मैं नहीं भूलूंगा अब, और अब एकदम पक्का। तुम ना रहने दो, हमेशा का हो गया है। महक ने उसका हाथ झटक कर नाराजगी से कहा। कबीर ने उसे होल्ड करके एकदम कसकर उसे अपनी आगोश में जकड़ लिया। महक ने एकदम ही गुस्से से अब उसको घूरा। कितना गुस्सा करोगी? नहीं करती मैं कोई गुस्सा, उसी का फायदा उठाते हो तुम। उसने नाराजगी से उसे घूर कर कहा। और ये सुनते ही कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं करती मतलब अब भी नहीं करोगी डॉट। चलो अब ठीक है। इतना कहकर उसने हल्के से उसके गले पर अपने लब रख दिए। वो उसके गले पर किस करते हुए उसके कान के पास बोला, पक्का नहीं होगा? एकदम पक्का। मयूर की शादी के लिए अशीति को अपने घर आना था। आज वो और मायरा दोनों ही जाने वाले थे। हॉल में उन दोनों को देखते ही सरिता जी ने पूछा, तो निकलने की तैयारी है? हाँ माँ डॉट, मायरा ने जवाब दिया। अशीति अगस्त्य को तलाश रही थी पर वो आसपास नहीं था। भाई गए। अयान उसकी नजरों को देखकर बोला तो अशीति झेंप गई। वो उन दोनों के बैग्स लिए निकल गया। अशीति और मायरा भी उसके पीछे ही आई। बैठो भाभी, अयान ने डोर ओपन करके कहा तो अशीति ने दांत चमका दिए, यहाँ पर अपनी मिसेज को बैठाइए। उसने इतना कहकर पीछे का दरवाजा खोला और सीट पर बैठी। मायरा और अयान की आकर गाड़ी में बैठे। कुछ ही पल बाद उनकी गाड़ी बढ़ी। मोक्ष का बर्ताव बदला था। वो घर पर भी कम रहता और अगर रहता तो चीकू के साथ कुछ वक्त रुककर लिविंग रूम में डॉट। वो अभी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और अब जैसे ही वो पलटा नजर नविका के साथ उसके कमरे में आते चीकू पर पड़ी। गुड मॉर्निंग चैंप डॉट। उसने बालों पर हाथ फेरकर उसने एकदम ही प्यार से कहा तो वो मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग। जीजू आप कहाँ जा रहे हो? मुझे ऑफिस जाना है। आपको कुछ काम है तो बताओ मुझे। मोक्ष का अंदाज बच्चे के साथ काफी शांत और नर्म था जो देखकर नविका भी एक पल को चौंकी। वो उसकी तरफ देख रही थी। मुझे बाहर जाना है। घर में मैं बोर हो जाता हूँ, उसने अपनी जिद भरी आवाज में कहा। नविका इसी वजह से उसे यहाँ लेकर आई थी क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था। उसने कहा था वो उसके साथ बाहर जाना चाहता था। नविका के समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझा था तभी वो उसे यहाँ लेकर आई थी। मोक्ष ने उसकी तरफ देखकर एकदम ही प्यार से कहा, चैंप हम अभी नहीं जा सकते। आप ठीक हो जाओगे तब आप जहां बोलोगे हम लोग चलेंगे। ओके। उसने गर्दन हिलाई और खुशी से भरी आवाज में बोला, ओके जो आप करेंगे मैं वही करूंगा। नविका हैरत में पड़ी उसकी तरफ देखने लगी। अभी वो इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही थी तब वो मान ही नहीं रहा था बल्कि जिद कर रहा था और अब उसके कहने पर एक बार में ही मान गया था। गुड बॉय डॉट। मोक्ष ने प्यार से उसका सर हिलाया। जैसे ही वो जाने लगा था तभी नविका बोली, मुझे तुमसे बात करनी है, अभी नहीं जा सकते तुम। उसके चेहरे पर एकदम ही गंभीरता थी। मोक्ष के कदम एक पल के लिए रुके। नविका ने चीकू के सर पर हाथ रखकर एकदम नरमी से कहा, बच्चा आप जाओ मैं आती हूँ। चीकू के जाते ही उसने एकदम ही मोक्ष को देखकर गुस्से से भरी आवाज में कहा, क्या किया है तुमने उस बच्चे के साथ? क्या कर दिया तुमने मेरे चीकू के साथ? कैसे डरा रहा हो? क्यों इतना डरा रखा है मेरे चीकू को? वो गुस्से से ही सवाल करती जा रही थी। उसके सवालों का जवाब देने की बजाय मोक्ष ने एक नज़र से देखा और तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा कि तभी नविका ने उसके हाथ को पकड़ा। मेरी बात का जवाब दो मोक्ष खुराना। मेरी बात का जवाब दो। मोक्ष एकदम ही सर्द नजरों से उसे देख रहा था।
उसने अब नविका की बाह पर पकड़ कसकर उसके दोनों बाहों को पकड़े उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? अपने बच्चे की बहुत परवाह है ना, तो बस अब उसके आसपास नहीं आऊंगा मैं। इतना कहकर उसने एक झटके से उसे छोड़ा और वो तेजी से अब कमरे से निकल गया। नविका उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर चिढ़न भरे भाव आ गए। क्या करूं मैं? मैंने तो यही सोचा था ये आदमी इतना सब कुछ होने के बाद मुझे छोड़ देगा, उसे मुझसे नफरत होगी, पर ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा। ऐसा पत्थर दिल आदमी कैसे हो सकता है ये? वो बुरी तरह से दांत पीस रही थी और दीवार से लगकर खड़ा चीकू अब एकदम ही मासूमियत से बोला, दीदी मुझे कुछ कहना है। उसकी आवाज सुनते ही नविका हड़बड़ा गई। चीकू को देखकर उसने बात संभालने की कोशिश की। बच्चे आप चलो, मैं भी आती हूँ। नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लो, चीकू ने लगभग जिद भरे से अंदाज में कहा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। नविका की कोशिश के बाद भी वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहा, पहले बताओ दीदी, आप जीजू से लड़ाई क्यों कर रही थी? क्या हुआ? आप बच्चे हो ना, आप इसमें मत पड़ो, चलो आप अपने कमरे में चलो, नविका ने एक बार फिर से कहा। वो लगभग समझाते हुए उसे लेकर जाना चाहती थी, मगर वो तो जिद करके बैठा था। नहीं दीदी, मुझे सब समझ आता है, आप पहले मुझे बताओ, आप उनसे क्यों लड़ती रहती हो? वो अच्छे, आप उनसे क्यों लड़ते हो? ये अच्छी बात नहीं होती है। पता है आपको, आप जब मुझे लेकर आई थी तो कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था ना। सब कहते थे मैं गंदा बच्चा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है। उसके बाद ढंग वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आपके जैसे। बहुत बहुत अच्छे हैं जीजू डॉट, उसने बहुत ही मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर नविका अब कुछ बोल नहीं सकी। वो एक छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे प्यार महसूस करते हैं। जब से वो आया था तब से ही उसकी हरकतों में साफ नजर आ रहा था मुश्किलों से कितना अपनापन और प्यार दिया था। नविका झुककर घुटनों पर बैठी। अच्छा ठीक है, नहीं लड़ूंगी मैं आपके जीजू के साथ। अब आप मुझे ये बताओ, वो आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कब से हो गए? बस थोड़े से हो गए दीदी। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की है, मुझे बहुत सारा प्यार किया है, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हो गए हैं। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर नविका हंस दी। उसके गाल चूमकर उसने कहा, ओके बॉस, नहीं करेंगे, अब चलिए डॉट। मोक्ष ऑफिस आ चुका था। आजकल उसका सारा ध्यान यही रहता था, उसके पास अब करने के लिए बचा ही क्या था। शालिनी जी के बारे में सोचकर उसका मन परेशान था, इसलिए उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और उनका नंबर डायल किया। उम्मीद के मुताबिक थी, उसकी मां ने कॉल रिसीव नहीं की थी। जब से यहां से गई थी उन्होंने एक बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की और उसने बार बार कोशिश की थी उनको कॉल करने की। मां मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं? वो अपने आप में ही बोला। उसके चेहरे पर एकदम उदासी आ गई थी। वो अब धीरे से ड्रायर में रखा एक फोटो फ्रेम निकाल कर देखने लगा। ये उसके पापा और मां की तस्वीर थी। रिश्तों के नाम पर उसने इन्हीं दोनों को देखा था, क्योंकि उन दोनों ने जिस तरह शादी की थी उसके बाद उन दोनों के परिवार उन दोनों के साथ नहीं थे। आप कैसे बोल सकती है कि आपका उसे फैमिली के चक्कर में मैंने मेरे डैड को खो दिया? अविनाश रायचंद को अभी आपसे इतनी नफरत है और आपको वो अपना कैसे लग सकता है डॉट। मां ज्यादा समझती थी ना, कम से कम मेरी तकलीफ आपको नजर आती थी, लेकिन किसी और की बात में आकर अपने अपने बेटे को ही गलत समझ लिया। मैं जानता हूँ मैं बहुत गलत हूँ, मेरे तरीका सही नहीं है, जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ, लेकिन कम से कम आप मुझे जानती थी ना। मोक्ष की आवाज में भारीपन आ गया था और हमेशा सख्त रहने वाला उसका चेहरा आज एकदम उदासी से भर गया था। एकदम ही नविका के बारे में याद आया। उसने दांत पीस कर कहा, तुमसे प्यार करना मेरी गलती है, तुमसे शादी करना मेरी गलती नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे आज़ाद हो जाओगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें खुद से आज़ाद बिल्कुल नहीं होने दूंगा। नविका के बारे में बात करते हुए भी एक अजीब सा ही जुनून नजर आता था उसकी आंखों में, जो अब भी नजर आ रहा था। अगस्त्य आज जब आया घर में अजीत से सन्नाटा महसूस हुआ, क्योंकि वो घर में थी ही नहीं। सरिता जी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, खाना खाओगे या पहले कॉफी लोगे? आता हूँ डॉट। अगस्त्य इतना कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे जाते देखकर अयान ने जानकर कहा,
मॉम एक बात बताओ, मेरी भी वाइफ या नहीं है, पर मैं तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता। भाई को तो भाभी चाहिए होती है, वो होती नहीं है तो इनको लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। सरिता जी मुस्कुराई। अयान ने अपने भाई को देखा तो पाया वो उसे ही घूरे जा रहा था। वो अब दांत चमकाते हुए बोला, नहीं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो मॉम डैड दादू किसी से पूछ लीजिए भाई। अगस्त्य ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखा करो। इतना कहकर वो अब आगे बढ़ गया। पीछे सबके हंसने की आवाज आई तो वो तेजी से आगे बढ़ गया। कमरे में आते ही उसे अशीति की प्रेजेंस फील हुई। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर वो खुशबू अपने सांसों में उतारी। अब अगस्त्य अपना ब्लेजर उतारते हुए बोला, मैं भी ना, बस हफ्ते भर में आ जाएगी वो। अगले ही पल उसकी नज़र बेड के पास वाले साइड टेबल पर पड़ी, जहां उसकी और अशीति की तस्वीर के नीचे एक पेपर दबा हुआ था, जो देखकर अगस्त्य उस तरफ आ गया। उसने आकर वो पेपर फोटो के नीचे से निकाला और उसे खोला तो उसने कुछ लिखा हुआ था। डियर पतिदेव, मिस कर रहे हैं ना? देखा, मुझे पता था, पर अभी फंक्शन होंगे और भी बहुत है तो मैं शायद बिजी रहूं। आई नो बिजनेसमैन आप है, पर इस वक्त आपकी प्यारी सी बीवी की लाइफ का बहुत स्पेशल डे है। मेरे भाई की शादी, लड़की का अलग ही इमोशन होता है इससे। खैर अब आगे बढ़ती हूँ। मेरी याद आ तो मेरी साइड का पिलो हग कर लेना, मेरी फोटो देख लेना, मुझे कॉल कर लेना, चाहे तो वीडियो कॉल भी कर लेना, और अगर ज्यादा आए तो सीधा घर पहुंच जाना। अब हाँ, एक बात और चिंता नहीं करिए, मैंने अपना पूरा ध्यान रखना है। आफ्टर ऑल मुझे पता है मेरे मुन्नू के पापा का ब्लड प्रेशर आजकल इसी वजह से बढ़ता रहता है ना? लेटर पढ़ते ही अगस्त्य के चेहरे पर मुस्कान खिली थी, जो अब हंसी बदल गई। बहुत टाइम बाद वो इस तरह से एकदम खुलकर हंसा था। चेहरे पर एकदम प्यारे से भाव थे। उसने मुस्कुराते हुए अब कहा, पागल है ये लड़की डॉट। अब देखिए, मैं ना आपको ये टेक्स्ट करके भेजने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा कुछ अलग किया जाए, बस इसलिए ये लव लेटर लिखा नहीं ना कभी। वैसे लव लेटर से याद आया, आई लव यू सो मच डियर पतिदेव। सच्ची में बाई गॉड, आज ना मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं जब तक उठी, मैं जा रही थी, तब भी आप यहाँ नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा था मैं आपको कॉल ही नहीं करूंगी, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं करना है। हाँ, ये मैं जाने से थोड़ा ही पहले लिख रही हूँ। मायरा बाहर मेरा वेट कर रही है, और अब कोई मुझे बुलाए उससे पहले मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपसे गुस्सा हूँ और बहुत सारी। हाँ दुष्ट पतिदेव, बट स्टिल आई लव यू, पर मैं गुस्सा भी हूँ, ये याद रखना। अगस्त्य अब जोर से हंस दिया। उसका हंसता हुआ चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि किसी की नजरें उस पर रुक जाए। अयान मुस्कुरा उठा और उसके फोन से उसे देखती अशीति के होठों पर मुस्काना खिली। एकदम ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया तो अयान ने कंफ्यूज होकर अपना फोन देखा। ये भाभी को क्या हो गया? अभी बोला भाई से बात करनी है और अभी कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दिया। अयान ने कहा, तभी मैसेज आया, अब बात नहीं करनी, आप प्लीज उनको कॉल के बारे में कुछ मत बताइएगा। अयान भी मुस्कुराया। अगस्त्य उस लेटर और खुद में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला था। उसके कमरे में अयान आ चुका था। वो अपने भाई को देखकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। शी इज सच ड्रामा क्वीन डॉट, अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब उस लेटर को एकदम संभालकर फोल्ड करते हुए उसे वापस से ड्रायर में रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर अशीति का नंबर डायल किया। ओह गॉड, अब कॉल रिसीव नहीं करेगी। अगस्त्य उसके कॉल रिसीव ना करने पर परेशान सा बोला, फिर उसका नंबर डायल करने लगा, लेकिन उसके बाद भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। इसकी वजह से वो थोड़ा चिढ़ भी गया था। ये लड़की भी ना अजीब है, कभी इतना प्यार जताती है कि मेरे बिना रहा नहीं जा सकता, मुझसे बात किए बिना इसका दिन नहीं कटता, और अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो इसे कॉल रिसीव नहीं करनी है। इतने नाटक किस बात की करती है? अगस्त्य ने अपने आप में ही कहा और फिर से उसका नंबर डायल करता रहा। काफी कोशिश के बाद भी जब उसने कॉल रिसीव नहीं की तो सर झटकते हुए अपने आप में ही बोला, अब बाद में ही बात करता हूँ। पर फिर उसने नंबर डायल किया। अशीति इस वक्त अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी, मगर उसका ध्यान अपने फोन पर ही था। कबीर वहीं बैठा था, उसने अब उसका फोन उठाकर कॉल रिसीव किया। क्या है ये? दूसरी तरफ से अगस्त्य की आवाज आई। कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया।
अशीति ने आंख दिखाई पर कबीर की आंखों में अब शरारत उतर चुकी थी। उसने उठते हुए कहा, क्या है मतलब? वो दूसरी तरफ निकला तो अशीति छठी। कबीर की आवाज सुनते ही अगस्त्य की आंखें चढ़ गई। तुम मेरी बीवी के फोन के साथ क्या कर रहे हो? फोन के साथ नहीं, मैं फिलहाल उसके साथ बिजी हूं। तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो तो मैंने सोचा मैं कॉल रिसीव करके बता दो कि इस वक्त हम सब बिजी हों। कबीर ने कहा तो अशीति आंख दिखाकर फोन खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर उचककर खड़ा हो गया। अगस्त्य ने चिढ़कर कहा, फोन दो उसे। अरे बोला तो बिजी हैं वो, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। कबीर ने इतना कहा तभी अगस्त्य ने एकदम चिढ़कर कहा, जस्ट शट अप। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कबीर एकदम ही हंस पड़ा। अशीति ने जोरदार मुक्का उसके पेट में मारा। गधेड़े, क्या जरूरत थी तुझे कॉल रिसीव करने की? अब उनको पक्का गुस्सा आया होगा। तू ना। अशीति, अजा पहले तू खाना खा। अशीति की मां कविता जी ने कहा, जो सुनकर कबीर को उसने घूरा वो हंस दिया। अरे यार चल, इतना भी खड़ूस नहीं है तेरा वह पति, देख जादू अब तू। घंटा जादू। मुंह फुलाकर बैठ गए होंगे, अब पता नहीं बात भी करेंगे या नहीं। तू ना पिटेगा मुझसे अगर उन्होंने बात नहीं की। अशीति चिढ़ी तो कबीर ने उसे घूरा। वाह बेटा, पति के आगे बेस्ट फ्रेंड जाए भाड़ में। नहीं तू गटर में जा कमीना। हट। अशीति ने जोर से उसे मारा। फिर अंदर से उसकी मां की आवाज आई, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। कबीर उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया और उसने अपने आप में ही कहा, पागल है तू। लिटरली मुझे हमेशा लगता था कि तू उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन कुछ भी कहो इस मामले में तुमसे आगे है अगस्त्य रायचंद। जितना कुछ हुआ उसके बाद भी ऐसे। सही कहती थी, ही इज द बेस्ट हस्बैंड फॉर यू। झल्ली बेवकूफ है ना, तो अच्छे से संभाल सकती है तुझे। नविका चीकू की कई बातों की वजह से कंफ्यूज हो गई थी। मोक्ष के बारे में कुछ भी समझ पाना उसके सबसे ज्यादा मुश्किल था। मुझे नहीं सोचा उस आदमी के बारे में, मैं कुछ नहीं सोचना चाहती उसके बारे में, पर मैं अपने चीकू की बातों को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। उसने जितना प्यार उसे किया उसके बाद वो उससे बहुत अटैच हो गया, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। नविका बोली। एकाएक उसके जहन में कुछ आया। मुझे बस जानना है उसने अगस्त्य और अशीति के साथ क्या क्या किया है। कभी माफ नहीं कर सकती हूँ जिस तरह से उसने मुझसे शादी की, लेकिन चीकू के लिए मैं उसे पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जानना है उसने क्या क्या किया था। हाँ, मुझे ये जानना ही होगा, तभी मैं कुछ डिसाइड कर सकती हूँ। नविका ने कुछ सोचते रहने के बाद टेबल के पास आकर अपने फोन को उठाया। वो अपना फोन खोलकर अब एक नंबर डायल कर चुकी थी। कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उसने एक बार फिर से नंबर डायल किया, मगर अब भी वही हुआ। उसने अब फोन कान से हटाया। अगस्त्य को कॉल करना ठीक नहीं होगा, वरद कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। मैं कल मिलती हूँ उससे। ये कहकर उसने अपना फोन वापस से टेबल पर रखा और आकर बेड पर बैठ गई। चीकू की बातों को लेकर उसके आने के बाद से उसे मोक्ष को लेकर उलझन बढ़ गई थी। वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। अशीति फ्री होते ही छत पर आई। उसने अगस्त्य का नंबर डायल किया और अपने आप में ही बड़बड़ाई, मुझे पता है अब भाव खाएंगे, कॉल रिसीव ही नहीं करेंगे। अगस्त्य कमरे में ही था। फोन पर नजर पड़ी, अशीति का कॉल आ रहा था, जो देखते ही वो चिढ़ा। उसने अपनी नजरें भी दूसरी तरफ कर ली, मगर अब फिर उसने फोन उठाया और कॉल रिसीव करके फोन कान से लगाया। अशीति चौंकी थी। अगस्त्य ने एक बार में ही कॉल रिसीव कर ली, ये बात उसे हैरानी में डाल गई। उसने कान से फोन हटाया। कॉल कनेक्ट देखकर उसने कान से ही लगाकर कहा, ओ हालो, कौन है? योर हस्बैंड। अगस्त्य की आवाज सुनते ही अशीति चौंकी। आपने सच्ची में एक ही बार में मेरा कॉल रिसीव कर लिया, मुझे तो लगा था आप बहुत नखरे करने वाले हैं। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसे कबीर की बातें याद आने लगी और एक बार फिर वो इरिटेट होकर बोला, हाँ तो तुम अपने दोस्त के साथ बिजी रहो, मैं रखता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैंने आपको कॉल करने का ही सोचा था पर फिर माँ आ गई थी इसलिए मैं कर नहीं पाई। अच्छा ना, सॉरी। कबीर जानबूझकर आपको परेशान कर रहा था, अशीति ने एकदम मासूमियत से कहा और उसकी आवाज सुनते ही अगस्त्य एक बार फिर शांत पड़ गया था। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। सच्ची वाला सॉरी ना। उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने गहरी सांस ली। हम ठीक हो तुम? हाँ एकदम।
पर मैं आपको मिस कर रही हूँ। आपको मेरा लेटर मिला? अशीति ने पूछा तो एक बार फिर से लेटर और उसमें लिखी बातें याद आ गई और अगस्त्य हंस दिया। अशीति उसके हंसने की आवाज सुनकर ही खुश हो गई। अच्छा, मतलब टेक्स्ट के जमाने में मेरे हैंड रिटन लेटर ने अच्छा काम किया, वो मुस्कुराकर चहकती सी आवाज में बोली। अगस्त्य ने अपनी हंसी रोककर मुस्कुराते हुए कहा, हम डॉट। और तुम्हारी बातें काफी है, पर वो बोलते बोलते 2 सेकंड के लिए रुका और अब लहजे में अजीब सी नाराजगी दिखाते हुए कहा, पर तुम सुधर जाओ एंड स्टॉप कॉलिंग मुन्नू के पापा। अशीति जो उसकी बात एकदम गौर से सुन रही थी, उसने जैसे ही ये सुना वो एकदम खुलकर हंस पड़ी। अगस्त्य की भौहें उसके हंसने की आवाज से उचकी। अशीति मुस्कुराकर बोली, मजा आता है, आप चिढ़ते हैं तो। अच्छा आओ तुम तब बताता हूँ डॉट, अगस्त्य के कहा, जो सुनकर एक बार फिर से अशीति के लबों पर एक मुस्कान खिली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बताएंगे? कॉल कट करो, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, बताता हूँ फिर डॉट। अगस्त्य की बात पर वो मुस्कुरा बोली, अच्छा करिए, फिर रखती हूँ मैं। अशीति के कॉल कट करते ही अगस्त्य की कॉल आई। उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया तो अगस्त्य का चेहरा नजर आया, वो बेड पर था। अच्छा अब बताइए डॉट। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हें देखना था। ठीक हो ना? वो अपने ही अंदाज में बोला तो अशीति ने मुंह बनाकर उसे घूरा, आप नहीं सुधर सकते मगर। अच्छा ये बताइए ना, आप कब आएंगे? इतना सुनते ही एक पल को वो शांत हो गया। यू नो टाइम का इशू है, पर मैं कोशिश करूंगा। हम डॉट। ठीक है, कोई ना। आई लव यू, वो एकदम प्यार से बोली। आई नो, अगस्त्य ने जैसे ही अपने अंदाज में ये कहा, अशीति एकदम ही उसकी बात सुनकर चिढ़ी। आप ना बस इसी हरकतों से मुझे गुस्सा दिलाते हो। अगस्त्य ने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए उसके चिढ़न भरे चेहरे को दिलचस्प नजरों से देख रहा था। उसे इस तरह से खुद को देखते पाकर अशीति ने मुंह बनाकर उसे देखकर कहा, एक तो मुझे गुस्सा दिला देते हैं, ऊपर से घूर रहे हैं। यू आर सो क्यूट डॉट। अगस्त्य उसके एक्सपेंशन देखकर एकदम मुस्कुराते हुए बोला और ये सुनकर अशीति के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। मोक्ष जब देर रात गए अपने अपने में आया, नविका बेड पर सोती हुई नजर आई। उसने देखते ही उसके कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़े। उसके पास आकर एकदम आहिस्ता से उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर फिर एकाएक वो ठहर सा गया। उसके हाथ भी अब रुक गए थे। उसने एक नज़र नविका पर डाली तो वो सब याद आने लगा। उसने गहरी सांस खींची, लेकिन अब गुस्सा हावी जरूर हो गया था। वो अब एक पल रुकने के बाद ही कमरे से निकल गया। मोक्ष लिविंग रूम में जब आया, उसके हाथ में एक वाइन की बोतल थी जो लिए वो आकर बैठा। मोक्ष के जहन से नविका का वो बदला अंदाज जा ही नहीं रहा था। पहले जो भी थी कम से कम मेरे सामने थी, तुम्हारी नफरत भी मुझे उससे इतनी परेशान नहीं कर रही थी जितना अब डॉट। वो अपने आप में ही बोला और ग्लास में वाइन डाले मुंह से लगा लिया। मोक्ष जाने किन ख्यालों में गुम हो गया। मोक्ष एक बिजनेस डील के सिलसिले में कहीं जा रहा है। उसकी लंबी काली कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गई। मोक्ष कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ अपनी फाइल्स पर नजरें गड़ाए था। उसके चारों तरफ का माहौल और लोगों की हलचल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए बाहर की दुनिया बस एक शोर थी, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई। सड़क के दूसरी तरफ नविका हल्की हवा में लहराते दुपट्टे के साथ चल रही थी। उसने हल्के पीले रंग की कुर्ती पहनी थी, जिसमें उसकी सादगी और भी निखर कर सामने आ रही थी। उसके चेहरे पर बिखरी मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास था। मोक्ष का ध्यान अब फाइल्स से हट चुका था। वो उसे गौर से देखने लगा। हु इज शी? वो खुद से बुदबुदाया। सड़क पर चलते हुए नविका ने अचानक एक गरीब बच्चे को देखा जो सड़क किनारे बैठा सामान बेचने की कोशिश कर रहा था। वो रुकी और उसके पास झुककर उससे बात करने लगी। बच्चे की हालत देखकर उसने अपने बैग से कुछ पैसे और एक चॉकलेट निकालकर उसे दे दी। मोक्ष ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में नविका के लिए एक अजीब सा खिंचाव था। किसी को खुश करने के लिए इतना ही काफी है, उसने मन ही मन सोचा। उसके असिस्टेंट सुमित ने उसे आवाज दी, सर, सिग्नल ग्रीन हो गया है, हमें चलना चाहिए।
मोक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, रुको थोड़ी देर और। नविका बच्चे को मुस्कुराते हुए विदा कर चुकी थी और अब अपनी राह चल पड़ी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी सादगी ने मोक्ष के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। जब वो सड़क पार करने लगी तो उसकी नजरें अनजाने में मोक्ष की कार पर गईं। उसने उसे देखा, लेकिन उसकी पहचान से अनजान रही। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। मोक्ष ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करते हुए बुदबुदाया, तुम कौन हो? और तुमने मेरी दुनिया में ये हलचल क्यों मचाई है? ड्राइवर ने अब धीरे से कहा, सर, अब हम चलें? मोक्ष ने बिना उसकी ओर देखे कहा, चलो। लेकिन सुमित, पता लगाओ, वो लड़की कौन है? मन में मोक्ष अपने आप में बोला, उसकी सादगी और उसकी वो मासूमियत। ये लड़की अलग है। मैं जिसे चाहता हूं उसे पाने की आदत है, लेकिन ये कुछ और है। इसे चाहने का तरीका भी अलग होगा। फ्लैशबैक एंड। मोक्ष अब ये सब याद करके तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपने आप में ही बोला, मैं तुम्हें पहली बार में ही गलत समझ गया। तुम वैसी हो ही नहीं, पर जैसी भी हो मेरी मोहब्बत हो इतना काफी है मेरे लिए। उसकी आवाज में कुछ अजीब सा सूनापन झलका। नविका का वो रवैया एक बार फिर से उसकी तकलीफ को बढ़ा गया। नविका की आंख खुली। कमरे में आप भी उसे ना देखकर वो उठकर बैठ गई। आजकल वो बहुत कम ही घर पर नजर नहीं आता था, जो सोचकर वो उसके लिए परेशान भी हुई थी। उसने उठते हुए कहा, कहीं आ तो नहीं गया है? देखूं क्या? ये सोचकर वो बाहर निकली और ऐसे ही वो लिविंग रूम में आई, उसने सामने का नजारा देखा तो एकदम से गुस्सा आने लगा था। क्या हरकत है तुम्हारे अंदर, थोड़ी सी मैनर्स नहीं है? उसने एकदम गुस्से से अंदर आते हुए कहा और उसकी आवाज सुनते ही मोक्ष की नजर भी उस पर उठी। उसे देखते ही वो तंज से हंस पड़ा। मैनर्स? हाँ, उसने जैसे ये कहा नविका ने एकदम गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, इस तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ और ये कौन सा तरीका है? घर में बच्चा है जो हमेशा तुम्हारे पास आने की जिद करता है, और तुम्हें इस तरह देखकर उस पर क्या असर पड़ेगा? कोई तमीज है तुम्हारे अंदर? वो गुस्से से ही बोल रही थी, पर मोक्ष को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वाइन का ग्लास भरने लगा। उसने जैसे ही अब ग्लास भरते देखा, गुस्से से ही नविका ने ग्लास और बोतल दोनों ही उठाकर पटका। मोक्ष उसे नजरअंदाज कर रहा था, मगर अब उसकी इस हरकत पर उसने एकदम ही गुस्से से भरकर उसकी ओर देखा। नविका ने भी उसे घूरा, इंसान नहीं हो तुम। जितना सोचती हूँ शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ, उतना ही तुम मुझको गलत साबित कर देते हो। तुम सच में इंसान कहलाने लायक नहीं हो। खुद तो सबकी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें अपने नाम पर इतना लग गया। उसकी आवाज में गुस्सा था। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा, फिर एकदम ही उसकी कलाई को पकड़कर उसे खींचा। नविका का बैलेंस बिगड़ा और वो उसकी तरफ गिरी, पर मोक्ष ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने ऊपर ले लिया। नविका आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। मोक्ष की नजर अब भी उस पर ही टिकी रही। वो एकटक उसे देखकर बोला, मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती तुम्हें? हाँ, मैंने जो किया मुंह पर किया, मगर तुमने प्यार से जो ये फरेब मेरे साथ किया है वो मुझे कितना चुभ रहा है, इसका अंदाजा है तुम्हें? मोक्ष की आंखों में पहली बार उसे इस तरह की बेबसी नजर आई थी। वो उसकी तरफ देखती रह गई। नविका चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं पाई थी। उसने एकदम आहिस्ता से अपना हाथ उसके कंधे से हटाया और उससे दूर होने लगी, पर मोक्ष उसकी पीठ को अपनी तरफ पुल करके उसे अपने करीब कर चुका था। उसकी आंखों में देखती नविका घबराई, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना चेहरा उसके करीब बढ़ा दिया। नविका एकदम घबरा रही थी। उसकी नज़र मोक्ष पर थी जो उसके एकदम करीब आ रहा था। नविका ने उसे पुश करना चाहा, लेकिन उसी पल मोक्ष ने उसकी कमर को जकड़ लिया। नविका हैरत से उसे देख रही थी, उसकी आंखों में मदहोशी थी। उसने आंखें बंद कर उसके लबों पर अपने अधर धर दिए। नविका एक पल के लिए सिहर उठी। उसने अब एकदम ही मोक्ष को जोर से पुश किया। वो अपनी आंखों में सुरूर लिए उसकी ही तरफ देख रहा था, मगर नविका के चेहरे पर एकदम ही ढेर सारा गुस्सा इस वक्त नजर आ रहा था।
वो उससे दूर होकर उठना चाहती थी मगर उसने उसकी कमर को और भी कसकर होल्ड कर दिया जिसकी वजह से नविका चाहकर भी उठ नहीं पाई। वो अब भी उसे एकदम गुस्से से देख रही थी। कितना गिरोगे? कुछ और नजर नहीं आता, अब जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? मोक्ष खुराना, मेरे रिश्तों का जो मजाक बनाया उसका क्या, और जब अब खुद पर बात आई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। अब पता चला कैसा लगता है जब किसी की वजह से हमारे अपने हमें गलत समझते हैं। नविका ने बेहद ही गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा। वो जो उसे ही एकटक देख रहा था उसने तंज से हंसकर कहा, हाँ पर मैंने कब प्यार से फरेब किया? तुमने मोहब्बत के नाम पर जो जख्म दिया है वो। हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसा इंसान डिजर्व ही नहीं करता प्यार, तभी तुम्हें भगवान ने भी इतना अकेला कर दिया है। तुम लायक ही नहीं हो इसके कि कोई तुमको प्यार करे। वो बीच में ही उसकी बात को एकदम नफरत से काटते हुए बोली। मोक्ष जो अब तक उसे अपने करीब खींचे बैठा था, उसने जब उसकी आंखों में इतनी नफरत देखी तो अपने आप उसकी कमर पर रखे अपने हाथ को छोड़ दिया। नविका ये देखते ही उठकर खड़ी हुई। मुझे लगा था तुमसे बात करूं, शायद गलत थी मैं। और प्यार की बात मत करना, जो किसी से प्यार करते हैं वो किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, उनकी पर्सनल फोटो और वीडियोज को लेकर बात करते हो प्यार करने की। मोक्ष उसकी आखिरी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। नविका ने नफरत भरी एक नज़र उस पर डाली और अब वो वहां से बहुत गुस्से से निकली, लेकिन मोक्ष अब भी उसकी कही उस आखिरी की बात पर ठहर सा गया। वो समझ नहीं पाया था आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। मयूर की शादी के फंक्शंस में बिजी अशीति खुलकर एंजॉय कर रही थी। इस वक्त डर में पूजा थी। वो आंगन में आई, आसपास बहुत भीड़ थी, वो सबको आवाज दे रही थी, अरे सलोनी आ जाओ, आंटी को भेजो। एक एक कर वो सबको बुलाने लगी और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। घर में पूजा शुरू हो गया। मायरा जो कविता जी की मदद कर रही थी उसने पूछा, आंटी आशु कहाँ है? बाहर सबको बुलाने गई है बेटा, कविता जी ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी और उनकी मदद में लग गई। अगस्त्य अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मन में हल्की बेचैनी हावी होने लगी। फिर ध्यान अशीति पर गया तो उसने अब कुछ सोचकर एक नंबर डायल किया। हाँ सब ठीक है ना? अगस्त्य ने कॉल कनेक्ट होते ही पूछा। सर मैं तो घर के बाहर ही हूँ, मैडम बाहर नहीं निकली है। घर में बहुत भीड़ है। दूसरी तरफ से आवाज आई जो सुनकर अगस्त्य ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, पर ना जाने क्यों उसका मन बेचैन सा होने लगा था। उसने अब उसका नंबर डायल किया। फुल रिंग्स जाने के बाद भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। अगस्त्य अब दोबारा उसका नंबर डायल करने ही लगा था तभी मैसेज आया, मैं अभी बिजी हूँ अगस्त्य, करती हूँ कॉल फ्री होकर। मैसेज पढ़कर अगस्त्य के माथे पर बल पड़ने लगे। उसने एक बार फिर से मैसेज पढ़ा, जाने क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था उसे। मोक्ष की आंख एक आवाज सुनकर खुली। सामने चीकू था जो उसके चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही वो उठा उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। गुड मॉर्निंग जीजू। उठ गए आप? मोक्ष ने बैठकर प्यार से पूछा, जो सुनते ही उसने हंसकर जवाब दिया, हाँ लेट आप हो गए हो। चीकू की आवाज पर उसने लिविंग रूम में लगी घड़ी देखी जो 11 बजा रही थी। अब मैं दीदी को बोलता हूँ आपको खाना दे, वो चहकती आवाज में इतना कहकर भागा। मोक्ष नविका के जिक्र से ही कल रात की बात याद करने लगा। उसने जो कहा था वो याद आते ही माथे पर बल पड़े, पर्सनल फोटो और वीडियोज। ये सोचकर वो उठा। मोक्ष के चेहरे पर एकदम ही गंभीरता नजर आ रही थी। वो सीधा वहां से अपने कमरे में गया। मोक्ष अब कुछ ही देर बाद शीशे के सामने तैयार था। व्हाइट कलर की शर्ट के साथ नेवी ब्लू कलर के सूट में वो हमेशा की तरह ही एकदम गंभीर नजर आ रहा था। नविका की बात अब भी उसके जहन में आ रही थी। उसने अब कुछ सोचकर अपना फोन उठाया। एक नंबर डायल करने के बाद फोन कान से लगाया और अब कुछ ही पल बाद उसने एकदम गंभीरता से कहा, सुमित वो आदमी चाहिए मुझे जिससे सब करवाया था तुमसे। सर कौन सा आदमी? सुमित की आवाज में हल्की सी घबराहट उतरी। मोक्ष ये नोटिस कर चुका था। उसने अब सपाट से अंदाज में कहा, 1 घंटे में मैं मेरे केबिन में होऊंगा और मुझे वो अमन सिंघानिया और दूसरा आदमी मेरे सामने चाहिए। मोक्ष ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सुमित जो अभी ऑफिस में था उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट नजर आने लगी थी।
उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकी। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? लगता है सर को कोई तो शक हुआ है। अब मेरा क्या होगा? मोक्ष के बारे में सोचकर ही वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। मायरा सबके बीच थी, कभी किसी को चाय देनी थी तो कभी कुछ। वो अब इधर उधर देखने लगी। कबीर का बच्चा भी ना आज आया नहीं, पर ये आशु कहाँ गए? उसकी नजरें अशीति को तलाश रही थी और अब उसे दूर से पीछे से कविता जी के साथ कोई नजर आई तो उसने गहरी सांस ली। जैसे ही वो अब जरा सा फ्री हुई, उसका फोन बजा। अगस्त्य का नंबर देखकर उसने सर हिलाया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से अगस्त्य की आवाज आई, अशीति कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। अगस्त्य अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश कर रहा था। हाँ देती हूँ, जीजू आंटी के साथ है। मायरा ने जैसे ही ये कहा, अगस्त्य ने राहत भरी सांस ली। मन को कुछ तसल्ली हुई। मायरा ने कविता जी के पास आकर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो पलटी और सामने खड़ी लड़की को देखकर वो चौंकी, क्योंकि वो अशीति नहीं थी। आशु कहाँ है आंटी? मायरा ने कहा और ये आवाज सुनते ही अगस्त्य के माथे पर बल पड़ने लगे। उसकी बेचैनी बड़ी। कहाँ है वो? अगस्त्य ने अपनी बेचैनी को किसी तरह से छिपाकर कहा। मायरा की नजरें अशीति को तलाश रही थी, जो आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसने अब बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, जीजू मैं देखती हूँ, फिर करती हूँ आपको कॉल। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कविता जी नासमझी से उसे देख रही थी। उसने अब पूछा, आंटी आशु कहाँ है? यही तो थी ना बेटा। कविता जी ने कहा। मुकेश जी जो मेहमानों के साथ व्यस्त थे वो भी अभी आए। ये सुनकर उन्होंने पत्नी से पूछा, यही कहाँ थी? ध्यान नहीं रखती हो क्या? कहाँ है अशीति? अब सबके इस भीड़ भाड़ में अशीति को तलाशने लगे, जो आसपास इस वक्त कहीं भी नजर ही नहीं आ रही थी। मुकेश जी, मयूर आसपास के सारे घरों में पता कर रहे थे। कविता जी और मायरा के साथ साथ बाकी रिश्तेदार भी उसे ढूंढने लगे, मगर वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी के रुकते की तेज आवाज आई। अगस्त्य को निकलते देखते ही मुकेश जी और मयूर ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो आदमी जो दरवाजे पर था वो भी अशीति को तलाश रहा था, मगर अब अगस्त्य को देखते ही उसने सर झुका लिया। अगस्त्य ने निकलते ही उस आदमी के पास आकर कहा, कहाँ है अशीति? सर वो मैं यही था, पर वो तो बाहर भी नहीं निकली। मेरी नज़र 1 मिनट के लिए भी नहीं हटी, पर मुझे दिखा ही नहीं। मैडम बाहर नहीं आई? उसने डरते डरते कहा। अगस्त्य ने एकदम तीखी नज़रों से दांत पीसकर उसे घूरा। जीजू आई एम सॉरी, हम सबका ध्यान नहीं था शायद। मयूर ने भी शर्मिंदगी से कहा, जो सुनकर अगस्त्य ने एक नज़र उन सब पर डालकर सपाट से अंदाज में कहा, इल्जाम लगाने की आदत नहीं है मेरी। घर में चेक किया है? हाँ दी, कहीं नहीं है घर में, मयूर ने कहा, जो सुनते ही अगस्त्य चौकन्ना नजरों से अशीति को आसपास तलाशने की कोशिश करने लगा। उसके माथे पर बल पड़े। आसपास के सभी लोग भी उसे ही तलाश रहे थे और अब पूरे मोहल्ले में जब वो कहीं नहीं मिली, अगस्त्य एकदम ही गुस्से से चीखा, किस बात के लिए रखा था तुम्हें यहाँ? अरे कविता, ये तेरी बेटी रह रहकर गायब कहाँ हो जाती है? एक औरत ने कहा, जो सुनकर कविता जी असहजता भरी नजरों से उनको देखा। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अगस्त्य ने एक तीखी नजरों से उनको घूरा। गायब नहीं हुई है वो। इतना कहकर उसने अब मयूर को कहा, कबीर से कांटेक्ट करके पूछो अमन सिंघानिया कहाँ है। मुझे डिटेल्स देना पूरी। इतना कहकर वो एकदम हड़बड़ाकर अब अपनी गाड़ी में बैठा। उसकी गाड़ी तेजी से यहाँ से निकली थी। घर में शादी का जो माहौल था वो अब टेंशन के माहौल में बदल गया था। सब अशीति को ही तलाशने में लगे थे, मगर वो निकल ही नहीं रही थी। मोक्ष अपने केबिन में जैसे ही पहुंचा, उसने सुमित को बुलवाया। केबिन का डोर नॉक होते ही उसने कठोर आवाज में कहा, कम इन। सुमित दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो एकदम कांपसा उठा। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। इस वक्त उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मोक्ष ने एकदम तीखी सी नजरों से उसको घूर कर देखा और उसकी नजरें खुद पर देखते ही उसने घबराकर कहा, यस सर। मोक्ष ने एकदम ही ये सुनकर दांत पीसकर उसे घूरा। तभी एक आदमी आया। साहब, मैंने उतना ही कहा था जितना आपने कहा था, उस आदमी ने डरते डरते कहा। जो सुनकर मोक्ष ने दांत पीसा, वो अपनी कुर्सी से उठा।
उसको अपने पास आकर देखकर उस आदमी ने फिर से कहा, सच में सर, मैंने बस वही किया था जो आपने कहा था, चाहे तो देख लीजिए। उसने अपना फोन तक आगे कर दिया, जो देखकर मोक्ष शांत पड़ गया। उसने अब एक गहरी सांस ली। निकलो। वो फौरन ही वहां से निकला। मोक्ष ने अब दांत पीसकर सुमित को देखकर कहा, अमन सिंघानिया कहाँ है? वो सर, वो तो मिला नहीं, सुनने में आया है अगस्त्य रायचंद ने उसको रखा था, सुमित ने डरते डरते कहा। मोक्ष कुछ पल तक उसके चेहरे पर आए भाव नोट करता रहा, उसके बाद उसने आंखों में इशारा किया। उसका इशारा पाते ही सुमित बाहर निकला। अगस्त्य रायचंद, मेरे हर काम के बीच में तुम आ ही जाते हो। वो अगस्त्य के जिक्र पर एकदम चिढ़कर बोला, फिर जाने मन में क्या आया वो आकर अपनी जगह पर बैठा। मोक्ष के हाथ अपने लैपटॉप पर चल रहे थे, उसकी आंखें मानो कुछ तलाश रही थी, और कुछ देर बाद अचानक से कुछ नजर आया जो देखते ही उसके चेहरे पर भाव बदल से गए। अगस्त्य पूरी तरह से बेचैन हो गया था। वरद और कबीर के साथ साथ अबयान और मयूर भी उसे तलाश पर थे, मगर अब तक कुछ पता नहीं चला था। अमन तो वही है अगस्त्य जहां उसे रखा था, कबीर ने सारी जानकारी इकट्ठी करके कहा। तभी वरद, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसने फोन रखा। चेहरे पर एकदम गंभीरता थी। पर देव वहां नहीं है। कल रात ही उसने 2 डॉक्टर को मार दिया और वहां से निकल गया। अगस्त्य ने वरद की बात सुनकर उसको एकदम ही गुस्से से भरी नजरों से घूर कर देखा। वरद ने एक गहरी सांस ली। बॉस, सारी तैयारी है, मैंने देव के पीछे एक आदमी को लगाकर रखा है। डोंट वरी, आपने जब से कहा था तब से ही मुझे उस पर शक था, और उसके बाद से मैं शांत नहीं रहा। हम जल्दी कॉल करो, अगस्त्य ने अपनी बेचैनी को कम करके कहा। मयूर बस उसे रह रहकर देख रहा था। उसे याद था कुछ महीने पहले जब उसकी बहन अपने ससुराल के गायब हुई थी, तब किस तरह से वो लोग उस पर चढ़े थे। क्या कुछ नहीं कहा था? अशीति की आंख खुली। खुद को एक अंदाज जगह पर देखकर उसने आसपास देखना चाहा, तभी आंखों के ठीक सामने देव का चेहरा नजर आया, जो उसके ठीक सामने था। वो घबरा गई। देव, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? छोड़ो प्लीज, मेरा बेबी हर्ट होगा, वो घबराकर बोली, और साथ ही उसने अपनी बैली पर अपने हाथों को रख लिया था। देव उसकी तरफ देखता रहा। वो एकदम ही उसके सामने आया और उसके चेहरे को छूने लगा। अशीति अपना चेहरा पीछे करने लगी, मगर देव को फर्क नहीं पड़ा। वो किसी पागल की तरह बोला, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम नासिक में है ही नहीं। हम तो अब मुंबई आ गए, यहाँ कोई नहीं आएगा, और अब हम कल यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे दुबई। तुम जाने वाली थी ना उस अगस्त्य से दूर? अब हम साथ जाएंगे। अशीति उसका इस तरह का अंदाज और रवैया पहली बार देख रही थी, जो उसे डरने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने अब अपने हाथ पर बंधी रस्सी को खोलने की कोशिश की। प्लीज मुझे छोड़ो, अगर मेरे बच्चे को या मुझे कुछ हुआ ना तो तुम्हें मार डालूंगी मैं। मेरा हाथ खोलो। देव अब एक बार फिर से बिल्कुल किसी पागल ही तरह हंसे जा रहा था। अशीति को समझ नहीं आ रहा था वो इस तरह से क्यों हंस रहा था। वो घबरा भी रही थी। देव की नजर उस पर आई। वो अब हंसते हंसते रुक गया। देव ने अशीति को इस तरह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं नहीं डरा रहा, देखो तुम मेरी तरफ देखो ना। वो इतना कहकर उसके आगे खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। इस वक्त देव एकदम ही अलग लग रहा था। उसका रवैया, उसका अंदाज, सब कुछ इस वक्त इतना अलग था कि अशीति को उससे खौफ होने लगा। वो हल्की डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम तीनों साथ में रहेंगे, एकदम खुश है ना? यही तो चाहती थी ना तुम? मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, मुझे सब पागल कहकर कहाँ छोड़ आए, पर मैं आ गया ना। आ गया तुम्हारे लिए। मैं आ गया। अब हम कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम चले जाएंगे। वो इस वक्त जिस तरह से बात कर रहा था वो भी एकदम ही अजीब सा था। अशीति को डर लगने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था। अशीति ने डरकर कहा, देव तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड। उसने इतना कहा कि वो बौखला गया। तुम मेरी हो, मेरी हो तुम। मेरी वंशु हो तुम। मेरी वंशिका है ना?
तुम मुझे छोड़कर उस अगस्त्य रायचंद से शादी कैसे कर सकती हो? तुम मेरी वंशिका हो। वंशिका देव सिन्हा देव फिर से एकदम ही किसी पागल की तरह चीखा था, मगर उसकी ये बात अशीति की हैरत को एकदम ही बढ़ा गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वंशु मेरी जान, हम अब साथ रहेंगे, वो फिर से पागलों की तरह बोला। उसका अंदाज, उसका रवैया अशीति को अब एकदम ही बुरी तरह से डराने लगा था। वरद ने पता किया था वो मुंबई में था। वो लोग अपनी गाड़ी में थे। अगस्त्य एकदम रेस ड्राइविंग कर रहा था। सब के सब बुरी तरह से घबराए हुए थे। बॉस प्लीज संभाल कर, सामने से आती गाड़ी देखकर वरद चीखा तो अगस्त्य ने एकदम ही बैलेंस बनाया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था, पर फिर भी खुद को कंट्रोल कर एकदम नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। वरद कहाँ है वो आदमी? अगस्त्य ने पूछा तो लोकेशन वरद ने उसकी तरफ दिखाई। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली, तभी वरद का फोन बजा। उसने तुरंत ही फोन उठाया। सर, ये आदमी तो यहाँ से निकलने की तैयारी में है। व्हाट? वरद के मुंह से निकला। अगस्त्य ने बेचैन सी नजर उस पर डाली, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ, एक टेम्पो वाले से बात करके अंदर गया है अभी। ओके। वरद ने कॉल डिस्कनेक्ट करते ही अब अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, बॉस वो मैम को लेकर जाने का प्लान बना चुका है, उसे भेजो अंदर, अगर हम गए उससे पहले वो चला गया तो। अगस्त्य को देव की पुरानी हरकतें याद आने के साथ साथ अशीति की हालत और डॉक्टर की बात याद आई। उसके बच्चे को खतरा हो सकता था, ये सोचते ही उसने कहा, नहीं, हमें पहुंचना होगा, कुछ और सोचो। वो अपनी बेचैनी रोकने की कोशिश कर रहा था। अशीति को खींचकर देव ने उठाकर वो तो चीखी, हाथ मत लगाया मुझे। देव ने प्यार से जैसे ही उसे छूना चाहा, उसने चेहरा फेर लिया, जो देखते ही देव बौखलाया हुआ सा उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा सा उतर आया। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? देव ने एकदम गुस्से से कहा, तभी एकदम ही एक आवाज आई, समझना अब तुम्हें होगा। सामने देखकर देव कंफ्यूज हो गया, जबकि सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ते ही अशीति अजीब सी हालत में आ गई। अगले ही पल अब देव मुस्कुरा दिया। देव ने जब रिया को देखा तो मुस्कुराया, जबकि अशीति निवेदिता को वहां देखकर अजीब सी हालत में था। निवेदिता के साथ खड़ी रिया ने देव को देखते ही कहा, आ गई ना मैं, बताओ कहाँ है वंशु? ये रही। देव ने अशीति की तरफ इशारा किया। अशीति की घबराहट अब और भी ज्यादा बढ़ी थी। रिया ने निवेदिता को देखा जो कुछ इशारा कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देव लिसन टू मी, एक काम करो, तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो, वहां सेफ रहोगे। देव ने ये सुनकर हंसकर उसकी तरफ देखा, पर मैं जा रहा हूँ। ओके, अब मैं तुम्हारी कजन वंशु के साथ खुश हूँ ना, बस देख लिया, अब निकलो। अशीति की आंखों में नमी थी। उसने बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से निवेदिता को देखा। उसको देखते समय उसकी आंखों में जो आंसू थे, जो देखकर निवेदिता ने एकदम हल्के से अपनी पलकों को झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। अब जाओ, देव ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। रिया और निवेदिता एक दूसरे को देख रही थी। देव अगले ही पल पागलों वाली हंसी के साथ बोला, क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं पागल नजर आता हूँ तुमको? रिया, अब तुम दोनों यहाँ आराम करो और मैं चला मेरी वंशु के साथ। रिया चौंकी। देव ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, अपनी जैकेट के पीछे छिपी बंदूक निकालकर निवेदिता ने वो सीधा उसके सर पर तान दी। रिया, निकालो उसे। निवेदिता ने देव को कसकर दबोचा और उसका गला पकड़ लिया। रिया भी अब फौरन ही अशीति के पास आई। उसने अशीति को खोलना शुरू कर दिया। अशीति जो अब तक डर रही थी, उसे हिम्मत मिली। देव को निवेदिता ने कसकर दबोच रखा था। वो अपने हाथ पाँव मारने लगा, पर उसे संभाल लेना निवेदिता के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। देव अब खुद को जैसे ही हारता हुआ देखने लगा, उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। निवेदिता ने रिया को देखा, जो अशीति को खोल चुकी थी। अशीति को लेकर निकलो, उसका सेफ रहना जरूरी है, निवेदिता ने कहा तो देव का ध्यान उस पर गया। वो उसकी तरफ देख रहा था। अशीति को देखकर वो बौखलाकर चीखा, नहीं, मेरी वंशिका को छोड़ो उसे। निवेदिता ने बंदूक की ट्रिगर पर उंगली रखकर उसे धमकी दी, अगर हिले ना तो ऊपरी माला उड़ा दूंगी। देव ठहरा। अशीति उठ रही थी, पर एकदम ही लगा जैसे ही चक्कर आने लगे हैं। ये देखते ही रिया ने उसे संभाला, आराम से।
वो वापस बैठी। रिया उसे पानी पिलाने लगी। निवेदिता का ध्यान एक पल के लिए उस पर गया और मौका पाते ही देव ने एकदम ही अब उसके हाथ से बंदूक छीनी। अब तुम दिखाओ। देव ने बंदूक हाथ में लेते ही अकड़ कर कहा। उसके जैसे ही बंदूक उन पर तानी सबकी जान हलक में आई। निवेदिता ने खुद को तैयार किया। वो उसके पास आई और जैसे ही उसे पुश करने लगी देव में नीचे पड़ी शराब की बोतल उठाकर उसे तोड़ दी। कांच की वो आधी टूटी बोतल दिखाई। निवेदिता बचकर। रिया चीखी। निवेदिता ने गर्दन पीछे की वरना वो कांच सीधा उसके गले में लगता। अशीति उठ नहीं पा रही थी। उसने सर पकड़ लिया था। उसके बदन में जगह जगह निशान भी थे और होंठ तो एकदम ही सूख कर मुरझा से गए थे। देव ने दांत पीस कर कहा, अगर आगे आए तो मार डालूंगा। सबको मार डालूंगा मैं। उसका पागलपन हावी होते देखकर रिया निवेदिता को शांत रहने को कह रही थी। नीवू रुक, वो इस समय कुछ भी कर देगा। पर निवेदिता कहाँ रुकने वाली थी। वो सीधा उसके हाथ को पकड़ा और देव अब बौखलाया। देव के हाथ से कांच की बोतल छुड़ाने की कोशिश में निवेदिता लगी थी और देव उसे धकेलने में। दोनों की इस छीना झपटी में वो कांच की आधी बोतल निवेदिता की बाह में घुसी। दर्द में वो हल्का सा चीखी। देव ने वो बोतल अब छोड़ी। निवेदिता दर्द से कराह रही। रिया उसको संभालने की कोशिश करने लगी कि तभी देव ने आकर अशीति को पकड़ लिया। वो उठ तक नहीं पा रही थी। देव उसे जबरदस्ती घसीटते हुए उसे लेकर जाने की कोशिश करने लगा। वो अब अपने होश तक खोने लगी। देव उसकी हालत देखो। रिया ने आगे बढ़ने लगी कि देव ने बंदूक दिखाई। निवेदिता खुद दर्द से कराह रही थी पर उसके बाद भी वो उठी। देव बंद कर दे ये नाटक। अमन की आवाज पर वो चौंका। अशीति जो होश में आने की कोशिश कर रही थी उसे अब अमन के साथ साथ मोक्ष नजर आया जिसका चेहरा एकदम सख्त था। अमन के चेहरा एकदम सूज रखा था। निवेदिता को तुरंत रिया ने पकड़ा और अशीति को देव ने जैसे ही खींचना चाहा मोक्ष ने आगे आकर उसे पकड़ा। वो गिरते गिरते बची। मोक्ष ने अशीति को संभाला। उसने उसकी बाह को जैसे ही पकड़ा था वहां अब बाकी सबने आने की आहट हुई। अगस्त्य ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। अगर मोक्ष नहीं पकड़ता तो अशीति सीधा जमीन के बल गिरती जो देखते ही उसका पारा चढ़ गया। बिना रुके अगस्त्य आगे आया और उसने सीधा देव के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। इस वक्त उसका पारा एकदम बढ़ा हुआ था। चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। मोक्ष ने अशीति की तरफ देखा जिसका हाथ उसने अब भी पकड़ कर रखा था कि मयूर और कबीर ने उसे थाम लिया। मोक्ष ने सख्त चेहरे के साथ अमन को घूरा जो डर रहा था। सिचुएशन एकदम अजीब भी हो गई थी। अगस्त्य का गुस्सा देव पर आज एकदम अलग तरह से निकला। बिना कुछ सोचे समझे वो लगातार उसे मारता जा रहा था। अगस्त्य अशीति के लिए डॉक्टर बुलाओ प्लीज। निवेदिता को भी जरूरत है, कबीर ने अशीति को देखकर कहा। अगस्त्य का ध्यान अशीति पर गया। वो अब एकदम ही गुस्से से वहां पड़ी बंदूक उठाकर देव के माथे पर तान चुका था और कोई कुछ समझता उससे पहले ही अगस्त्य ने ट्रिगर पर उंगली रखी और अगले ही पल गोली चलने की तेज आवाज आई। अगस्त्य नहीं। अशीति एकदम ही होश में आकर चीखी। देव की बाह पर गोली लगी थी जो देखकर अशीति एकदम डरकर अगस्त्य को देख रही थी। वरद ने डॉक्टर का नंबर डायल किया। तभी निवेदिता बोली, मेरे घर का एड्रेस दे देना। अशीति की नजर अब पीछे पुलिस पर पड़ी। अगस्त्य ने दांत पीसकर देव को घूरा जो अब अधमरी हालत में था। अशीति जो अब तक ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी उसने धीरे से कहा, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरी बंदूक में गोली नहीं थी। निवेदिता ने एकदम सपाट लहजे से मैं सच बताया जो सुनते ही अशीति की जान में जान आई। पुलिस वाले आगे आए। इंस्पेक्टर में कांस्टेबल की तरफ देखकर उसे अरेस्ट करने के लिए कहा और उसके बाद बोले, हमारी बात नासिक पुलिस से हो गई थी, इनका कैसे हम वही शिफ्ट कर देंगे। आप लोग अब सेफ है और हमें थोड़ी देर में उसके लिए माफी चाहेंगे। अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता ना तो एक एक को देख लेता मैं। अगस्त्य इंस्पेक्टर को देखकर दांत पीसते हुए बोला। देव अधमरी हालत में ही लगातार अशीति का नाम पुकार रहा था। उसकी हालत बुरी थी मगर उसके बाद भी उसकी नजर उसी पर थी। वंशिका, मेरी वंशु, वो मेरी वंशु है।
उसे हाथ मत लगाना, मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, वो मेरी है, मैं उसे लेकर जाऊंगा। देव यही बोल रही था। अशीति डर सी गई। उसने कसकर अगस्त्य पर बाह पकड़ी और देव की ये बात अगस्त्य का पारा फिर बढ़ाने लगी। दांत पीसकर उसने एक लात मारी। बॉस बॉस नहीं डॉट। वरद ने उसे पकड़ा। देव के साथ साथ अमन और भी पुलिस वाले पकड़कर ले गए। मोक्ष ने एक नज़र सब पर डाली, उसके बाद वो वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। निवेदिता उसे जाते हुए ही देख रही थी। निवेदिता और अशीति दोनों को ही डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए वो लोग अब सीधा निवेदिता के घर आए। उसके अपार्टमेंट में सभी लोग थे सिवाय मोक्ष के। अगस्त्य की नज़र लगातार अशीति पर थी। वो उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था, जो खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। अशीति को इस तरह से देखकर इस वक्त उसे देव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद उसकी जान ले लेता। डॉक्टर ने आकर अशीति को देखना शुरू किया और एक दूसरे डॉक्टर निवेदिता को देख रहे थे। उन्होंने उसकी पट्टी की और उसके बाद गंभीरता से कहा, घाव बहुत गहरा है, रिकवर होने में टाइम लगेगा। पूरा ध्यान रखिएगा अपना। निवेदिता कुछ नहीं बोली थी। ये सेफ है, इनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है, हमने ड्रिप लगा दी है, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। हेल्थ का ध्यान रखिए। डॉक्टर दूसरी थी, इसीलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अशीति का ध्यान रखना को कहकर वो चली गई थी। निवेदिता की नज़र अशीति पर थी, जो अब कुछ बेहतर लग रही थी। थैंक गॉड आप आ गई थी, अगर आप लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू सो मच निवेदिता, अशीति ने धीरे से उसकी तरफ देखकर कहा और उसका शुक्रिया अदा किया। अगस्त्य को आदत नहीं थी जल्दी किसी को शुक्रिया अदा करने की, और खासकर निवेदिता के साथ जो पहले हुआ था उसके बाद उससे तो उसने बात भी नहीं की थी, लेकिन अभी उसने जो किया था उसके बाद उसे शांत भी नहीं रहा गया और वो बोला, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मोक्ष खुराना ने मुझे वहां तक का पता दिया था और अमन को भी वही वहां तक लेकर आया था, उसने एड्रेस दिया था, तो जो भी कहना उसे कहना। निवेदिता अपने ही अंदाज में बोली। कबीर जो उसे देख रहा था वो एक बार फिर चिढ़ गया था, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, कोई थैंक यू बोल रहा है तो? मुझे तुमसे बिल्कुल भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, किससे कैसे बात करनी है, निवेदिता ने उसे घूरते हुए कहा और उसके बाद वो वहां से चली गई। मोक्ष का नाम आते ही अगस्त्य के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए कि तभी अशीति ने कहा, हाँ एक्चुअली वो आ गए थे, उन्होंने अगर मेरा हाथ नहीं पड़ा होता तो मैं गिर ही जाती। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और अब उसने उठते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो घर चलो। एक एक कर सब लोग अब यहाँ से जाने लगे और निवेदिता जो अपने कमरे में चली गई थी वो लोगों को जाते हुए देख रही थी। मोक्ष वापस आ गया था। सुमित इस वक्त उसकी आंखों के सामने खड़ा था और डर के मारे उसका बुरा हाल था। उसने अपनी नज़रों को भी झुका रखा था। मोक्ष ने जैसे ही उसे घूरा वो धीरे से बोला, सर वो मैं। उसकी इतना कहते ही मोक्ष एकदम सीखा, गेट आउट। सुमित भी डरकर तुरंत वहां से निकल गया, जबकि मोक्ष को कुछ घंटे पहले हुई बातें याद आने लगी। सुमित ने अमन के बारे में जो कहा था उसके बाद वो अमन को तलाशने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही घंटे में उसे पता लग गया था कि वरद ने अमन को कहाँ रखा था। कुछ ही घंटे बाद मोक्ष ठीक सामने था। अमन ने उसे देखा तो उसके सांसें अटक गई, वो एकदम घबरा रहा था। बंधा होने के बावजूद भी वो डर रहा था। मोक्ष ने उसे देखते ही एकदम आराम से कहा, क्या किया था तुमने? क्या कहा था मैंने तुमसे? तुमने क्या किया? तुमने? वो डरने लगा था, उसका डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, लेकिन मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे आगे कदम बढ़ाए और उसके एकदम पास आकर उसके चेहरे को छुआ। अमन ने डरते हुए कहा, वो मैंने तो बस मुझे अशीति से बदला लेना था, इसीलिए मैंने नविका के बारे में झूठी वीडियो बनाई और मैंने अगस्त्य को कहा कि तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। मतलब उस वीडियो के बदौलत मैंने उनको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से अगस्त्य नविका के साथ दिख रहे तो अशीति को लगने लगा था कि वो दोनों साथ में है और उनके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन आ गई थी। मैंने ऐसा दिखाया था कि तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारे पास नविका की कुछ पर्सनल फोटो सब वीडियो। उसके इतना कहते ही मोक्ष ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। उसका चेहरा एकदम गुस्से से कांप रहा था। मोक्ष ने गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुझे मैंने क्या कहा था? तूने क्या किया? मेरी बीवी की फोटो पर और वीडियो है तेरे पास,
अमन ने तुरंत ना में गर्दन हिलाई और डरते डरते कहा, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ बनवाया था। नविका, अगस्त्य और अशीति तीनों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी और इसी वजह से वो लोग अलग हो गए थे। उसी का तो फायदा तुमने उठाया और तुमने उससे शादी की। उसने इतना सुनते ही दांत पीस लिया और अब उसे समझ आया था नविका क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उसे इस वक्त अमन पर इतना गुस्सा आने लगा था कि उसने कुछ सोच समझ बिना उसे जोरदार मुक्के मारना शुरू कर दिया। उसका हाथ रुक ही नहीं रहा था, वो लगातार उसको मारता जा रहा था। अमन की चेहरे से खून भी निकलने लगा था। आखिर में मोक्ष ने एक जोरदार लात उसकी कुर्सी पर मारी और वो बंधा हुआ सा ही जमीन पर गिर गया। उसने दर्द से करते हुए कराहते हुए कहा, मेरा अपना मकसद था, इसीलिए मैं तुमसे मिला था। तेरी तो। मोक्ष ने जोरदार लात उसके मुंह पर मारी। अमन को उठाकर उसका जबड़ा भींचते हुए उसने कहा, क्या चल रहा है, क्या किया है तूने, बता मुझे। अमन ने डरते डरते सारी बात बता दी, देव से जुड़ी भी और बाकी सब भी। तब जाकर मोक्ष का ध्यान गया कि अगस्त्य आज कुछ देर पहले ही उसे रास्ते में बहुत डिस्टर्ब मिला था। उसमें अमन की तरफ देखकर पूछा, कहाँ है वो? देव वही गया होगा, वो अशीति को लेकर। मुंबई में उसका एक गोदाम है। अमन ने इतना कहा था तभी मोक्ष ने एक मुक्का उसके सीने पर मारा और उसको खोलते हुए उसे घसीट होते हुए अपने साथ लेकर निकला। फ्लैशबैक एंड। नविका की बातें, उसका गुस्सा, उसकी नफरत और वो सारी बातें उसे याद आ रही थी। उसने गुस्से से हाथ टेबल पर मारा, कोई इतना कुछ कर गया, मुझको पता तक नहीं चल। सही कहती है, वो मैं हूं ही इस लायक कि कोई मेरा हो ही ना सके। उसकी आवाज में एक अजीब से खालीपन था। उसने टेबल पर लगे हाथ को हटाकर देखा। इस वक्त अपने लिए ही उसकी आंखों में गुस्सा था, वो बेहद ही गुस्से में नजर आ रहा था। नविका की एक एक बात उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। अशीति को लेकर वो घर आए, वहीं पर उसके फैमिली भी थी। कविता जी बेटी को देखते ही भावुक हो गई, वो उसके गले लगकर रो पड़ी। मुकेश जी ने शर्मिंदा से अंदाज में कहा, माफ करिएगा बेटा, तैयारी के बीच में बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कहाँ चली गई थी अशीति, हम समझते हैं हमसे गलती हुई है। इट्स ओके नाउ शी सेफ, अगस्त्य ने बिना किसी भाव के कहा और अब मायरा की देखा, कुछ सूप या खाना कुछ भी लेकर आओ। ओके जीजू, वो फौरन चली गई। अशीति अब फैमिली के बीच थी, सेफ थी। ये देखकर अगस्त्य को भी राहत मिली थी, मगर मोक्ष का वहां पहुंचाना, उसने अशीति को बचाया था, ये बात उसे कुछ डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक होना, अगस्त्य उसके पास आकर आहिस्ता से बोला। अशीति ने उसे देखा, वो अब उठने की कोशिश करने लगी तो अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ा, ऐसे ही रहो, इतना कहकर वो उसके पास ही बैठा। अशीति आहिस्ता से बैठी और उसने अपनी पीठ अगस्त्य के सीने से लगा दी। आराम से। अगस्त्य की आवाज में एकदम नरमी थी, जो महसूस कर अशीति ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। एक बार फिर से देव की वो अजीब सी हंसी, उसकी बातें याद आते ही उसे डर लगने लगा। अगस्त्य ने उसके शरीर में होती कंपकंपी महसूस कर उसकी बाह पर अपने हाथ को रखा और बहुत ही नरमी से उसे अपनी आगोश में भर लिया। वो अब उसकी बाह पर हाथ फेरकर एकदम प्यार से कहा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये वंशिका कौन है? वो मुझे वंशिका क्यों बोल रहा था? क्या हुआ है? अशीति के मन में तब से ये सवाल था जब से देव उसे वंशिका बुला रहा था, तब से ही। अगस्त्य खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो अशीति को बेवजह और नहीं परेशान करना चाहा था, इसलिए उसने बात टाली। कोई नहीं है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये जूस पीना है। अगस्त्य ने ग्लास जैसे ही आगे किया, अशीति मुंह बनाए लगी, इसमें पता नहीं क्या क्या है, गंदा लगता है। अच्छा चलो मुंह खोलो डॉट, अगस्त्य ने कहा तो वो एकदम चिढ़कर मुंह बनाए नाराज नजरों से उसको देख रही थी। अगस्त्य ने प्यार से उसको देखा, थोड़ा सा। अशीति मुंह बनाए पीने लगी। अगस्त्य उसकी देखभाल में लगा था, मगर दिमाग में अब भी ये सवाल था, आखिर देव इस तरह से उसके पीछे क्यों पड़ा था? आखिर कौन थी वंशिका और उसका अशीति से क्या कनेक्शन था? मोक्ष की आंखों में एकदम कोई भाव नहीं थे। रात के इस पहर भी वो अब तक अपने ऑफिस केबिन में ही था। उसकी नजर लगातार सामने टिकी रही, खिड़की से शहर की रोशनी नजर आ रही थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मोक्ष पलटा, सामने गार्ड था। उसने धीरे से कहा, सर ऑफिस बंद करना है।
कर देना, मैं जा ही रहा हूं अब, मोक्ष भावहीन अंदाज में बोला और उसने अपना फोन उठाया। अपना जरूर सामान ठीक से रख कर वो वहां से निकल गया। घर जाने के लिए उसकी आंखों में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, वो उसका सामना नहीं करना चाहता था। देर रात गए वो घर आया, दरवाजा अपने पास रखी चाबी में खोला और अंदर आ गया। बड़ा सा उसका आलीशान घर एकदम खाली था। रिश्ते के नाम पर उसके पास एक माँ थी जो अब नाराज थी और बीवी। उसने उसे अपना भी नहीं समझा। मोक्ष थके कदमों से कमरे में आ गया। नविका को बेड पर एकदम आराम से सोते हुए देखकर चेहरे पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपने में ही कहा, मुझ पर हक समझ ही नहीं सकती तुम, और अब समझ आया सिर्फ नफरत करोगी। कुनमुनाते हुए नविका जैसे ही पलटी, मोक्ष एकदम शांत हो गया। वो अब बाथरूम में जा घुसा। आज उसे अपनी हार महसूस हो रही, उसके चेहरे पर बेबसी सी नजर आने लगी थी। अगस्त्य का ध्यान अशीति पर था। सुबह की दस्तक हो चुकी थी और वो उसके पास बैठा उसे ही देख रहा था। अशीति गहरी नींद में थी। देव सिन्हा, अब तुम तक नहीं आएगा, पर फिलहाल मुझे बात करनी है और मेरे सवालों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पापा दे सकते हैं, अगस्त्य ने अपने आप में ही कहा। चेहरे पर गंभीरता बनी हुई थी। अशीति के सर पर हाथ फेरते हुए उसने अब झुककर उसके माथे को चूम लिया। अगस्त्य सीधा बैठा। उसने बहुत धीरे से अशीति की उभरी हुई बैली पर हाथ रखा। माय स्ट्रांग बेबी, योर फादर इज वेटिंग फॉर यू, उसने एकदम प्यार से कहा और अशीति की बैली पर हल्के से किस किया। ऐसा करते समय अगस्त्य के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अशीति की आंख हल्के से खुली। उसने अगस्त्य को देखा। वो उसे अपने पास देखते ही उठकर बैठी। खुद को एक महफूज जगह पर देखकर राहत सी मिली। उसने अगस्त्य को देखते ही उसकी बाह से सर लगा लिया। अगस्त्य उसके सर को चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग डॉट। अशीति का डर कम हुआ। वो अब मुस्कुराई। चलो रेडी होना है, मेहंदी है ना। मैंने नहीं जाना। मैं, अशीति घबराकर इतना बोली कि तभी अगस्त्य ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, भाई की शादी है तुम्हारे, हम ऐसे कैसे नहीं जाओगी। अशीति के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। वो पापा ने कहा था शादी की डेट नहीं पोस्टपोन हो रही है, हम आज ही जाएंगे। और तुम ये बताओ, शादी के लिए तो अपनी ड्रेस फाइनल करिए ना, मुझे कुछ लेना होगा, अगस्त्य ने एकदम आराम से कहा। आप जाएंगे मेरे साथ? अशीति ने पूछा। वो जानती थी अगस्त्य के मन में अब तक वो बात थी। उसने हामी भरी। हाँ, क्यों, मुझे नहीं जाना, तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा लगेगा? नहीं नहीं, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, अशीति खुश होकर बोली। तो अगस्त्य ने एकदम प्यार से उसके गाल चूम लिए। हम फिर बस अब उठो। अगस्त्य को इस तरह से खुद ही आगे से मान जाते देखकर उसे अच्छा लगा। कल वो गायब हुई थी, तब वो अपने घर से गायब हुई थी, लेकिन अगस्त्य ने एक बार भी किसी को कुछ नहीं कहा था। ये बात अब भी उसके मन में थी। अगस्त्य, सॉरी। पापा और माँ आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, बस उस वक्त शायद वो बहुत डिस्टर्ब होंगे इसीलिए उन्होंने इतना कुछ कह दिया, वरना आप जानते हैं वो आपको। अशीति शर्मिंदगी से बोली और बोलते बोलते वो रुक गई। अगस्त्य ने एकदम प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर कहा, समझता हूँ, अब समझ आ रहा है। अब तुम ना बस इतना सोचना बंद करो, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। नविका की आंख खुली। उसने कमरे में आसपास नजर डाली। मोक्ष को आसपास कहीं भी ना देखकर अपने आप में ही कहा, ये आया नहीं क्या? ये सोचते हुए वो उठकर बैठ गई थी। थोड़ी देर में नविका फ्रेश होकर बाहर आई। कुछ सोचकर वो चीकू के कमरे की तरफ जाने लगी। चीकू को उठा लेती है, वो उठ जाएगा तो ठीक रहेगा। वो जैसे ही उसके कमरे में आई, सामने का नजारा देखते ही वो रुक गई। मोक्ष चीकू को रेडी कर रहा था और वो लगातार कुछ ना कुछ कह रहा था। जीजू, मैं कल दीदी से बार बार पूछा आप नहीं है, तो उन्होंने कहा आप आ जाओगे, लेकिन फिर मैंने आपको नहीं देखा था और अब देखा तो आप सुबह आए हो। आप तो कहते थे ना जब मैं आपके साथ आपके घर में रहूंगा तब आप हमेशा मेरे पास रहेंगे, तो अब आप गायब क्यों जाते हैं? मुझे अच्छा लगता है आप रहते हो तो। चीकू एकदम मासूमियत से सब कह रहा था। मोक्ष ने उसकी शर्ट को टक करके कहा, वो इसलिए चैंप की मुझे बहुत काम होता है ना। अब से आपको स्कूल जाने शुरू करना है, बहुत हो गई मस्ती डॉट। फिर क्या, मैं जब आपके जैसे बड़े हो जाऊंगा तो मुझे भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा।
चीकू के सवाल बना कहाँ बंद होते उसने एक बार फिर पूछा, जो सुनकर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, जब आप मेरे जैसे बड़े हो जाओगे तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। फिर जीजू मैं आपके जैसे स्ट्रांग हो जाऊंगा क्या? चीकू ने एक बार फिर से पूछा, जो सुनकर मोक्ष हल्का सा हंस दिया, मुझसे भी ज्यादा। नविका हैरान थी, उसने इस इंसान को हंसते मुस्कुराते हुए बहुत कम देखा था। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट थी और बार बार चीकू के सवाल करने के बाद भी उसने उसको जवाब दिया था। वो चिढ़ा नहीं था, गुस्सा नहीं किया था, जो नविका के हैरान कर देने वाला था। चीकू ने अब कुछ धीमी आवाज में कहा, फिर कोई मेरे को अनाथ बोलेगा ना? दीदी के पापा ना बहुत गुस्सा हुए थे जब वो मुझको लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने तब भी मुझे अपने साथ रखा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं सब कुछ खुद करूंगा, तब कोई मेरे को नहीं बोलेगा ना। मोक्ष की नजर उस पर ठहर गई। चीकू के चेहरे पर जो उदासी थी वो इस वक्त नविका के चेहरे पर भी देखने को साफ मिल रही थी। उसको बहुत ही दुख हुआ था और वो से ही अब अंदर जाने लगी, तभी मोक्ष की आवाज सुनकर को एकदम ठहर से गई। उसकी नजर उसको देखते रह गई।